नमस्कार साथियों, मैं धर्म सिंह, एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्रिक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिडवाइफरी का एक डिसऑर्डर। और आज हम समझेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझने से पहले यूट्रस की बेसिक जो एनाटॉमी है उसको समझते हैं। तो हमारा ये जो मैं आपको ये इंडिकेट करके बता रहा हूँ ये हमारा क्या है, यूट्रस है। ये क्या है, हमारा पूरा पूरा यूट्रस है। और ये जो आपको ये हमारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, हमारा पूरा फेलोपियन ट्यूब है। और फेलोपियन ट्यूब को हम कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं, 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट करके बता रखा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यानी कि हम जो फेलोपियन ट्यूब है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। तो जो इसको हम मीडियल टू लेटरल यानी कि अंदर से बाहर की ओर 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड करते हैं। तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं अंडोवाहिनी, अंडा को बहा के ले जाने वाली। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पोर्शन। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है इस्थेमस। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है एम्पुला। और इसका जो चौथा पार्ट है वो है फिम्ब्रिया या इन्फेंडिबुलम। तो आप सभी को पता होगा कि ये इन्फेंडिबुलम से अटैच क्या रहती है, ओवरी। क्या अटैच रहती है, ये ओवरी। तो जब ओवुलेशन होता है, ठीक, तो तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ओवुलेशन हुआ है और ओवुलेशन के फेज के दौरान इंटरकोर्स हुआ तो स्पर्म और ओवम मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफली किस पार्ट पे होता है, एम्पुला वाले पार्ट पे होता है। कहाँ पे होता है, एम्पुला वाले पार्ट पे होता है। यानी कि जब इंटरकोर्स होता है, यानी कि जब सेक्स होता है तो सेक्स के दौरान वीर्य का स्खलन होता है, जिसको हम बोलते हैं एजेकुलेशन। क्या बोलते हैं, एजेकुलेशन। तो वो एजेकुलेशन कहाँ पे होता है, वेजाइना के अंदर। तो यहाँ पे वीर्य का स्खलन होगा या जो एजेकुलेशन होगा तो उसके अंदर क्या है, स्पर्म। और स्पर्म मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट एम्पुला तक। और यहाँ से ओवुलेशन फेज के दौरान ओवरी से निकल के अंडा कहाँ पे आ जाएगा, एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। और यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ओके, स्पर्म और ओवम का क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में उसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी एम्ब्रियो यानी छोटा बच्चा बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और एम्ब्रियो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन बाद, कितने दिन बाद, मोस्ट ऑफली 3 से 4 दिन बाद ये जो बच्चा है ये वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर आके और यहाँ पे आके यूट्रस के अंदर उसका क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ये तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। यानी कि एम्पुला के अंदर स्पर्म और ओवम मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर आ गया, यूट्रस के अंदर आ गया। और यहाँ पे उसका क्या होने लग गया यहाँ पे उसके क्या होने लग गया, ग्रोथ होने लग गया। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। लेकिन मैं आपको जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बता रहा हूँ उसके अंदर कंडीशन कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ कंडीशन अलग है। वो कंडीशन अलग क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है, तो उसके ठीक या तो वह इसी एम्पुला वाले पार्ट में जाइगोट यहाँ पर ही अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है, यानी अपना विकास यहाँ शुरू कर देता है, या किसी फेलोपियन ट्यूब के किसी इन 4 पार्टों में से किसी एक पार्ट में यहाँ पे वह रुक जाता है या फंस जाता है। और यहीं पर उसका डेवलपमेंट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मोस्ट ऑफली हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो बोलते हैं वो उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफली कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इस वजह से ये फेलोपियन ट्यूब के अलावा हो सकती है ओवरी के अंदर भी हो सकती है,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यहाँ पे भी जाइगोट आके यहाँ पे भी जाइगोट गिर के और यहाँ पे भी उसका क्या हो सकता है, डेवलपमेंट होना यहाँ पे शुरू हो सकता है, और ये यहाँ पे सर्विक्स के अंदर भी आ सकता है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी बाहर जाके निकल सकता है। तो यानी कि अपन सीधे शब्दों में कहे तो एक लाइन से ये समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो जाइगोट का जहाँ पे यानी एम्ब्रियो का जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए था वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, यानी यूट्रस के अंदर उसका इम्प्लांटेशन होना चाहिए, यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, इम्प्लांटेशन, लेकिन उसका इम्प्लांटेशन किसी दूसरे पार्ट में हो गया और वो वहीं पर डेवलपमेंट करने लग गया है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आपको हम बता दें कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो अपन बात करें ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी ज़्यादा मोस्ट ऑफली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब के अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फेलोपियन ट्यूब के ये 4 पार्ट है जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंट्राम्यूरल पोर्शन है उसका जो होता है डायामीटर, क्या उसका जो डायामीटर है वो होता है मोस्टली 1.25 डायामीटर बोले तो ये हमारी ट्यूब है, और इनके बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। इनके इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो इंट्राम्यूरल पोर्शन का डायामीटर कितना है, 1.25 मिलीमीटर, इस्टमस का 2.5 mm और एम्पुला का 6 से 7 mm और फिम्ब्रिया का 5 से 6 mm। तो ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है फेलोपियन ट्यूब का, तो वो है इंट्राम्यूरल पोर्शन या इंटरस्टिशियल पार्ट, या फिर अगर सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट की बात करें तो वो है कौन सा, एम्पुला। ठीक, तो दोस्तों आपको समझ में आया कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि जो उसका निश्चित जगह है इम्प्लांटेशन का यूट्रस के अंदर, या यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन ना होके वो किसी दूसरी जगह इम्प्लांटेशन हो, या दूसरी जगह बच्चा चला गया और वहीं उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आपको बता दें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चे का लाइफ सेव नहीं है, यानी कि वो उसकी डेथ एक न एक दिन होनी ही है, यानी कि वो बच्चा में 3 वीक 4 वीक 5 वीक इससे ज़्यादा बच्चा नहीं जी पाता, ठीक है। तो उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब ये बात तय करती है कि बच्चा कितने दिनों तक मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़िंदा रहेगा। तो उसमें हम बात करते हैं, यानी कि आदमी जो यूट्रस के अंदर, किसके अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो ये एंडोमेट्रियम रहता है, ये क्या रहता है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के पास क्या रहता है, फूड रहता है, भोजन रहता है, खाना रहता है। तो इस पार्ट के यानी एंडोमेट्रियम के पास फूड है, तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम के पास जो पार्ट है तो वो कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इंट्राम्यूरल पोर्शन या इंटरस्टिशियल पोर्शन या पार्ट। तो यहाँ पे यदि बच्चा का इम्प्लांटेशन होता है तो बच्चा यहाँ पे ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, बाकी का वो कहीं भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चे का डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन कहीं भी उसकी मौत तो क्या है, तय है, निश्चित है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो में आपको इससे भी अच्छा या इससे भी अच्छे तरीक़े से आपको समझाया जाए, या इससे भी अच्छा आपको मटेरियल तैयार कराया जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो गाइज ये आपको समझ में आया एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस पार्ट के अंदर कितना % चांस है प्रेगनेंसी होने का, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का किस पार्ट के अंदर कितना % चांस है। तो यदि हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट की, तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होने की जो चांस है वो कितना प्रतिशत है, 2 से 3%, और जो स्टमस के अंदर प्रेगनेंसी होने के कितना % चांस है, 12%, और
एम्फुला के अंदर प्रेगनेंसी होने के कितना प्रतिशत चांस है? 70%। और फिम्ब्रिया के अंदर प्रेगनेंसी होने के कितने प्रतिशत चांस है? 11। और ओवरी के अंदर प्रेगनेंसी होने के 3% और सर्वाइकल प्रेगनेंसी के 1% और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का कितना परसेंट चांस है? कितना परसेंट चांस है? 1%। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, यानी कि जो हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल पार्ट या इंटरस्टिशियल पार्ट, यानी कि इसके अंदर 2 से 3% ही चांस है प्रेगनेंसी होने के लिए। लेकिन यदि इस पार्ट के अंदर यदि प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ इस पार्ट के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, क्योंकि यह पार्ट भोजन के सबसे नज़दीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के पास क्या रहता है? फूड रहता है, भोजन का भंडार रहता है। तो यहाँ पे बच्चे के मैक्सिमम चांस है किस मैक्सिमम दिनों तक चांस है जिंदा रहने के। ओके गाइज, अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक्स मेडिकल टर्म्स की। तो इसके अंदर यदि हम बात करें और बेसिक टर्म्स की, तो आपको भी पता है, मैं आपको बता रहा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, जहां इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहां ना होकर किसी और जगह हो जाए। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम, जो मैं आपको बता रहा था, डेसिडुआ में परिवर्तित हो जाती है, जो न्यूट्रिशन का भंडार है। अतः इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो का पोषण सप्लाई करती है लंबे समय तक जीवित रहना। यानी कि तो मैं आपको बता रहा था कि मैक्सिमम सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब, तो वो कहाँ पे होगा? मैक्सिमम सर्वाइव बच्चा किस पार्ट में कर सकता है? तो वो कर सकता है इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आप यदि ये मेरे नोट्स है खुद के, तो आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और जो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आप पूछ सकते हैं। तो आपको गाइज और कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है, महिलाओं को कई बार तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब वो पता क्यों नहीं चलता, मैं उसको आपको आगे चल के उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक गाइज। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि उसके अंदर यही कि मतलब इट्स डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन, यानी बच्चा कहाँ पे लंबे समय तक जीवित रहेगा, तो वो किस पे आधार निर्धारित करे, किस पे निर्धारित करेगा? वो करेगा किस पे? न्यूट्रिशन पे, यानी भोजन पे। यानी जहाँ पे भोजन मिलेगा बच्चा वहाँ पे मैक्सिमम दिनों तक सर्वाइव करेगा या जिंदा रहेगा, ठीक है, ठीक। लेकिन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी के कितने परसेंट चांस है? 2 से 3%। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चे की फाइनल रिजल्ट क्या रहता है? यानी बच्चे की डेथ होनी ही होनी है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, यदि आप गलत रास्ता जाओगे तो एक ना एक दिन आपकी क्या होगी? अकाल मृत्यु होगी। मरना तो हम सभी को ही, लेकिन मौत यकीनी है, जिंदगी धोखा है। तो ऐसे लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनकी क्या हो जाएगी? अकाल मृत्यु। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चे का लाइफ क्या नहीं है? सेव नहीं है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चला गया है, रॉन्ग ट्रैक पे चला गया है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी मौत क्या है? निश्चित है, ठीक गाइज। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ आगे। तो अगर मेडिकल टर्म्स के अंदर हम देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ फाइनली कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाना, यानी कि बच्चे का कहाँ पे रह जाना? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर ही रह गया, और वो कहाँ पे नहीं आया? यूट्रस के अंदर नहीं आया। इसका मतलब अपन हिंदी में समझना चाहे तो। अब आगे बात करते हैं कुछ मेडिकल टर्म्स की। तो मेडिकल टर्म्स में यदि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिफाइन करेंगे, आपको एग्जाम में कहीं डेफिनेशन लिखी, ठीक है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन? तो इट इज डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। इट इज डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। ये किसका डिसऑर्डर है? इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है। इम्प्लांटेशन अकर नॉर्मल अदर देन नॉर्मल साइट, यानी कि जो इम्प्लांटेशन है वो नॉर्मल साइट छोड़ के कोई दूसरी जगह हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं,
ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व एरिया ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज फैलोपियन ट्यूब, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दैट बाई इज नाउन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी एंड आउट ऑफ 4 पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब द मोस्ट कॉमन पेलाइसिस एम्पुला। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मोस्ट कॉमन पार्ट रहता है फैलोपियन ट्यूब का, जहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं किसके, फर्टिलाइजेशन की, तो वो कौन सा पार्ट है, एम्पुला। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट्स के अंदर लिख लीजिए। तो आइडियल फर्टिलाइजेशन फेलिस क्या है, एम्पुला। यहाँ पे 70% चांस यहाँ पे ही रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, यानी बच्चा यहाँ पे ही क्या होता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का, और यहाँ पे एम्ब्रियो यहाँ के यहाँ ही रुक जाता है, फंस जाता है। अब अपन आगे चल के डिस्कस करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्यों है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारणों के बारे में। ठीक, तो यदि हम एक लाइन के अंदर यदि हम आंसर देना चाहे तो हम बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी। क्या बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मोस्ट कॉमन कॉज, यदि हम एक लाइन के अंदर इसका आंसर देना चाहे एटियोलॉजी का, तो हम दे सकते हैं क्या, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट जो कारण है वो क्या है, पीआईडी। तो पीआईडी बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसको हम अभी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो पीआईडी होता क्या है, ठीक है। तो पीआईडी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पीआईडी बोले तो यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, क्या, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन है फीमेल्स के, उनके अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। यानी कि जो हमारा फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन है यूट्रस, उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीआईडी। अब ये जो पीआईडी है इसके लिए बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से पीआईडी होता है। तो इसमें यदि हम मोस्ट ऑफली बात करें तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिया, ठीक है, जो कई सारे बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पीआईडी हो जाता है। तो ये फीमेल की लाइफ स्टाइल और उसका जो हाइजीन का मेंटेन करने का लेवल है वो, और इसके कई सारे पुरुष भी पीआईडी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ऐसे पुरुष जो हमेशा सेक्स के लिए उतावले रहते हैं, यानी कि सेक्स करने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले अपने जो जेनाइटल ऑर्गन है यानी कि पेनिस को अच्छे से क्लीन नहीं करते और डायरेक्ट ही इंटरकोर्स करने के लिए मतलब फीमेल्स को फोर्स करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, जो फीमेल, कई सारे जो मेल रहते हैं, जो पुरुष रहते हैं, वो कई बार ऐसा रहता है कि ऐसी सरफेस पे टॉयलेट करके आए हुए जो बहुत ज़्यादा गंदा सरफेस था, वहाँ से उनके पेनिस पे क्या चिपक जाता है, उनका जो पेनिस रहता है उनके पेनिस पे चिपक जाते हैं, क्या, उनके पेनिस पे चिपक जाते हैं बैक्टीरिया वायरस। और ये बैक्टीरिया वायरस इनडायरेक्टली जो फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और वहाँ पे जाके फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इनके अंदर यूट्रस के कई सारे पार्टों को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फेक्शियस करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पीआईडी। तो ऐसी महिला जिसको पीआईडी रहा है
तो उस महिला के अंदर ज़्यादा चांस है किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अगर हम इसको अब विस्तार से यदि बात करें तो मोस्ट ऑब्ली दो कारण है। कितने कारण है मोस्ट ऑब्ली? दो कारण है। तो पहला कारण है ट्यूबल डिफेक्ट और दूसरा कारण है एंडोमेट्रियल या एंडोमेट्रियम डिफेक्ट। तो ट्यूबल डिफेक्ट के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हो या तो फेलोपियन ट्यूब ने धक्का मारा नहीं, ठीक। तो फेलोपियन ट्यूब ने धक्का नहीं मारा तो आपको भी पता है कि फेलोपियन ट्यूब धक्का नहीं मारेगी तो जो जाइगोट है वो वहीं पर रह जाएगा और उसका निर्माण वहीं क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारा जो ये फेलोपियन ट्यूब है क्या है, हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है ये मोस्ट ऑफली कितनी लेयरों से मिलकर बना हुआ है, 3 लेयरों से मिलकर बना। कितनी लेयरों से मिलकर बना है, 3 लेयरों से, यानी कि पेरिटोनियल, मसल्स और म्यूकोसा। तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, म्यूकोसा। तो सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा और इस लेयर के अंदर पाए जाते हैं सीलिया। क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं, बच्चे को धक्का मारते हैं, एम्ब्रियो को धक्का मारते हैं और कहाँ पहुँचा देते हैं, यूट्रस के अंदर। लेकिन कई वजह रहती है जिसके वजह से ये जो सीलिया है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो सीलिया डैमेज होने की वजह क्या है, तो हम समझते हैं सीलिया डैमेज होने की वजह। तो ये हम म्यूकोसा लेयर के अंदर सीलिएटेड, तो म्यूकोसा लेयर के अंदर सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड एरिया होते हैं, ठीक है। यानी फेलोपियन ट्यूब के पास होते हैं सीलिया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया ही मूवमेंट कराते हैं। सीलिया डैमेज तो बच्चे को धक्का नहीं लगेगा। और सीलिया डैमेज होने के कितने कारण होते हैं, 2 कारण होते हैं। यानी कि एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सीलिया कब डैमेज होंगे, यदि उस महिला को क्या रहा है, पीआईडी रहा है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, और दूसरा उसको स्मोकिंग, यानी वो महिला धूम्रपान करती है, सुट्टा लगाती है, बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीती है, तो उसको जो सीलिया है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसके वजह से उस बच्चे को धक्का नहीं लगेगा। यानी कि इस तरीके के कुछ क्या रहते हैं, सीलिया रहते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जो बच्चे को क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं। तो यदि ये सीलिया क्या हो गए, ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो गए, तो बच्चे को धक्का नहीं लगेगा और बच्चा वहीं उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा और वहीं पर वो डेवलपमेंट करने लग जाएगा। अब आपको बता दूँ, ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिसीज़ है ये अगर किसी को हुआ है तो ये रिकवरेबल है, यानी कि ये दोबारा से भी पलट के ये पीआईडी की बीमारी हो सकती है। और मोस्ट ऑफली चांस में क्या होता है कि अगर किसी को पीआईडी रहा है तो वो और कुछ ना तो कम से कम जो फेलोपियन ट्यूब है, क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, उसको तो डेफिनेट कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा के जाएगी। क्या जाएगी, फेलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा कर जाएगी। तो अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसका कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, सेल्फिंजाइटिस। तो उसके अंदर सीलिया ख़त्म हो गए, इन्फ्लामेशन हो गया और दूसरा सुट्टा लगा थी, तो ये ट्यूबल डिफेक्ट रहा। तो यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से उसकी सीलिया डैमेज हो गई फेलोपियन ट्यूब की, तो बच्चे को आगे धक्का नहीं लग पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा वहीं इम्प्लांटेशन उसका हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इंडोमेट्रियम डिफेक्ट की। अगर किसकी, इंडोमेट्रियम डिफेक्ट की। तो इंडोमेट्रियम डिफेक्ट की यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यूट्रस है, तो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारी इंडोमेट्रियम, ये जो वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो अगर इस लेयर के अंदर क्या आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी क्या होगा, जो बच्चा है वो जहाँ पे उसका क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, वहीं पे वो रह जाएगा। यानी कि जो बच्चा यहाँ पे यूट्रस के अंदर आता है उसके पीछे एक वजह है, वो वजह क्या है कि यूट्रस के अंदर जो सबसे इंडर वाली लेयर है वो क्या है, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के पास रहता है
भोजन यानी खाने का भंडार, और खाने के भंडार की वजह से बच्चा यहाँ से चल के यहाँ तक आता है। लेकिन जब इसके पास खाना ही नहीं तो बच्चा यहाँ पे आके क्या करेगा। तो आपको मोस्ट ऑफली बता दूँ कि ये जो हमारी लेयर है जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये हार्मोन डिपेंड्स लेयर है, कौन सी, एंडोमेट्रियम। और आपको भी पता है कि फीमेल को यानी औरत को औरत बनाने वाले सिर्फ कितने हार्मोन होते हैं, 2। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और इनको रेस्पॉन्ड करने वाली लेयर होती है कौन सी, एंडोमेट्रियम। कौन सी, एंडोमेट्रियम। तो अगर हम बात करें, अगर जो एंडोमेट्रियम है, क्या है, जो एंडोमेट्रियम है, यदि उसके अंदर ही कोई डिफेक्ट आ गया तो बच्चा यहाँ तक कभी आ ही नहीं पाएगा। यानी डिफेक्ट यानी उसके पास खाना ही नहीं है तो बच्चा यहाँ पे आके मोस्ट ऑफली करेगा क्या। तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा था कि हार्मोन डिफरेंट लेवल है, वो लेयर है। तो हार्मोन के अंदर हमारी प्रॉब्लम कब आती है, तो उसके अंदर शामिल है, हार्मोन के अंदर प्रॉब्लम आने का जो मोस्ट ऑफली कारण है वो है आर्टिफिशियल हार्मोन। क्या आर्टिफिशियल हार्मोन। क्या कारण है, आर्टिफिशियल हार्मोन। यानी कि जो महिलाएं ओसीपी यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां लेती है, ठीक है, ओसीपी लेती है, ठीक, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मालाडी, मालायन के नाम से जो मार्केट के अंदर आती है, ठीक है। और दूसरा आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक, जो महिला इनका इस्तेमाल कर रही है तो ये क्या है, आर्टिफिशियल हार्मोन है। तो ये क्या है, हार्मोन्स को क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है। तो हार्मोन सब गड़बड़ हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, और एंडोमेट्रियम के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा जब इसके पास खाना ही नहीं रहेगा तो बच्चा यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं। अब कई बार केसों में क्या रहता है कि जो प्राइमी ग्रेविडा यानी जो महिला पहली बार ही प्रेग्नेंट हुई है और उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। तो आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल हो गया है, हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे प्रवेश कर चुकी है। तो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहना स्वाभाविक हो गया है। तो उसके चलते जो कपल्स है या प्रेमी जोड़े हैं उनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाना आम बात है। तो वो इस टाइम शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एमटीपी किट लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे हार्मोन्स का जो लेवल है या जो मेंटेनेंस है उसको क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है, ठीक है। या फिर जो महिला लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहती है तो शादी से पहले प्रेमी जोड़े जो रहते हैं तो उनमें क्या रहता है, वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए शादी से पहले ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे चल के उनके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या आ सकती है। तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि जो महिला प्रॉपर्टी लगा लेती है, ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि ओसीपी, तो मैं आपको बता रहा था कि ओसीपी और आईयूसीडी यानी फीमेल के नेचुरल हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। यानी कि जो मालाडी, मालायन यानी कि ओसीपी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और आईयूसीडी है, ये फीमेल की नेचुरल हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। तो अगर नेचुरल हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो एंडोमेट्रियम क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो न्यूट्रिशन में समस्या आ जाएगी और एम्ब्रियो का फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर यूट्रस के अंदर आने का बड़ा राज यानी एक कारण यही होता है कि यूट्रस के पास क्या है, न्यूट्रिशन का भंडार है, खाने का भंडार है। जब उसके पास खाना ही नहीं रहा तो बच्चा यहाँ पे आके क्या करेगा, वो तो वहाँ पे भी उसकी डेथ होगी तो यहाँ पे भी उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये कई सारे क्या है, कारण है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कुछ थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन, तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो 2 तरीक़ा के कॉम्प्लिकेशन है। जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है एंडोमेट्राइटिस। क्या है, एंडोमेट्राइटिस यानी कि एंडोमेट्राइटिस बोले तो हमारा जो यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है, तो यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है इसके अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इसको हम रिकवर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर, ये सही हो सकती है। लेकिन कई बार जो महिला ओसीपी या आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्रॉपर्टी लगवाए हुए
तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है एंडोमेट्राइटिस। किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? एंडोमेट्राइटिस। तो एंडोमेट्राइटिस के अंदर क्या होता है? ये कैंसर जैसी एंडोमेट्राइटिस यानी बड़ी समस्या हो गई है एज ए कैंसर लाइक एन कैंसर जैसी, जिसमें एंडोमेट्रियम की ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि सब जगह फैल जाती है, तो पूरे एरिया को कवर कर लेती है। क्या कर लेती है? पूरे एरिया को कवर कर लेती है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो महिला ओसीपी या कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल लेती है, ठीक, तो उसकी वजह से एक समस्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? एंडोमेट्राइटिस। तो एंडोमेट्राइटिस को आप समझिएगा, एंडोमेट्राइटिस होता क्या है। तो एंडोमेट्राइटिस को समझने के लिए आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, गौर सुन, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा माइंड को। और यानी कि ये जो यूट्रस है, ये क्या है? जो यूट्रस है, ठीक है। ये मेरा पेन अच्छे से नहीं चल पा रहा है इसमें, तो इसके लिए गाइस सॉरी। तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर पहले क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। पहले क्या होगा? इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। तो पहले इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है ये पूरे एरिया को कवर कर लेगी। क्या कर लेगी? पूरे यूट्रस के अंदर पूरे एरिया को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी, यानी इसकी ओवर ग्रोथ होगी। और इस इतना कवर कर लेगी कि बाहर जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ तक भी जाके इधर भी इसकी ग्रोथ होने लगती है। तो जब इसके अंदर स्पेस ही नहीं बचा है, तो बच्चा यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको आने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है, ठीक है। तो जगह नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जहाँ पे बच्चा का इम्प्लांटेशन हुआ है, जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, बच्चा वहीं ऑब्वियसली रह जाएगा, और बच्चे की क्या हो जाएगी? कुछ दिनों बाद मौत हो जाएगी। अब इसके अंदर आगे हम कुछ पढ़ेंगे कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं, यानी कौन कौन सी जांचें करते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, यानी मैनेजमेंट है, और नर्सिंग रोल क्या है उसमें। तो उसमें हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे मैनेजमेंट यानी मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट, और उसके अंदर पढ़ेंगे नर्सिंग रोल, ठीक। तो ओके गाइज, ये आज इतना ही, और अगला नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, ठीक, वीडियो को लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक को आगे भेजिएगा। ओके गाइज।